हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की, और जिसका नाम है पोलिनोमियल, जो कि आप लोग 8th और 9th में भी पढ़ के आते हैं। और हम आज इससे थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे। और स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पोलिनोमियल का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगी। उसके अलावा हम पोलिनोमियल की जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं होता कराने के लिए, तो मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कराऊंगा। तो सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग लोअर क्लासेस में ये पढ़ के आते हैं कि जो पोलिनोमियल होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। और आप लोगों ने 8th क्लास में कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़े थे पोलिनोमियल के अंदर, जिसमें हमें पोलिनोमियल की नेमिंग करना बताया जाता है कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके अलावा 9th क्लास में हमने कुछ और पोलिनोमियल पढ़े, लाइक जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपके सामने में एक एग्जांपल लिखता हूं, 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो स्टूडेंट, आप यहां देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ x की पावर 0 आप मान सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा यहाँ x की बहुत अलग अलग पावर है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, और उस मैक्सिमम पावर को ही हम कह देते हैं डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट, हम सिर्फ उन पोलिनोमियल की बात करने वाले हैं पहले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं। मीन्स ये टर्म गायब हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक ऐसी पोलिनोमियल बचेगी जिसमें कि मैक्सिमम पावर 2 हो, या हम कह सकते हैं कि डिग्री जो है वो 2 हो। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि किसी भी पोलिनोमियल की जो जनरल एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि जब हम एक सिंपली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारे पास एक आता है जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको कि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम कंपैरिजन इसके साथ करें तो यहाँ a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हमारी इस पोलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है। देन वी कैन से दैट a इक्वल्स टू 8, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 8 है। सेम इसी तरह हमारे जो जनरल पोलिनोमियल है उसके अंदर x का कोफिशिएंट b है। तो इसी तरह से हमारे इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो 9 है। तो हम कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू होगी वो होगी 9, क्योंकि b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 9। उसके अलावा जितना बाकी बचा मटेरियल होता है, चाहे वो सिंगल टर्म में हो, डबल टर्म में हो, ट्रिपल टर्म में हो, जितनी भी चीजें बची हैं वो हमारी वैल्यू होती है c की। तो यहाँ कह सकते हैं कि c की जो वैल्यू है वो 6 है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि कैसे हम किसी भी पोलिनोमियल के अंदर a, b, c की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c जो होता है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, जो ना तो x स्क्वायर के साथ हो ना ही x के साथ हो, जो बिल्कुल एक अलग यूनिक टर्म होता है। तो स्टूडेंट, अब हम इनकी बात करेंगे कि इनको सोल्व कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिसमें हमारे से ये डिमांड की गई है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसको जरा स्टूडेंट ध्यान से समझ गया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके फिर 4-5 क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपको वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब हमें किसी इक्वेशन की वैल्यू सोल्व करने को कही जाती थी और फिर ये कहा जाता था कि वेरीफाई कीजिए, तो हम क्या करते थे, हम वैल्यू निकालते थे और वैल्यू निकालने के बाद वो जहाँ जहाँ वेरिएबल था उस वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट कर देते थे। तो स्टूडेंट, ये तरीका था लोअर क्लासेस में।
10th क्लास में थोड़ा सा तरीका बदल गया है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होगा कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले वो टर्म होना चाहिए जहां पावर 2 है, फिर वो टर्म होना चाहिए जहां पावर 1 है, और फिर वो टर्म होना चाहिए जहां पावर नहीं है, यानी कि वेरिएबल है ही नहीं। अगर 2 टर्म होंगे कि 3 टर्म है ही नहीं, सिर्फ 2 टर्म है, तो उनकी बात हम करेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। बट फिलहाल जब भी आपको पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों टर्म्स दिए हों, तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले वो टर्म दिया है कि नहीं दिया जिसमें पावर स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन वाला हमारे से कह देता है कि -2x + x² - 8 इसको सोल्व कीजिए, तो हमारा काम सबसे पहले होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना। मीन्स पहले हम उस टर्म को लिखेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट है, देन उसके बाद उस टर्म को लिखेंगे जिसकी पावर इससे थोड़ी सी लेस है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे x², देन -2x और फिर -8, और उसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे अपनी जनरल पॉलिनोमियल से। बट हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में करके क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग विथ, और जो भी हमारी जनरल पॉलिनोमियल होती है, और अभी मैंने आपको बताया था वो होती है ax² + bx + c। तो अब जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x² के साथ कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स में एक कहावत चलती है कि सबका मालिक एक, मतलब जब किसी के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो हम 1 मानेंगे, किसी की पावर कुछ नहीं होगी तो हम 1 मानेंगे, किसी के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा हम 1 मान के चलते हैं, और अगर किसी का अपोन में कुछ नहीं होता तो भी हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखना कि सबका मालिक एक मीन्स यहाँ x² के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं है, कोई नहीं है इसका, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो होगी 1। उसके अलावा अब चलते हैं b की वैल्यू पे। तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है -2, तो b की वैल्यू हो जाने वाली है -2। और इस बात का स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि आप जब b की वैल्यू लिखेंगे तो आपको विद साइन लिखना है, ये नहीं कि आपने b की वैल्यू सिर्फ 2 लिख दी। आपको इतना काम करना है कि हम देखिए यहाँ पे क्या है कि bx, मतलब x को हाइड कीजिए, बची हुई सारी वैल्यू b है। सेम इसी तरह यहाँ x को हाइड कीजिए तो बची हुई सारी वैल्यू b की वैल्यू होगी, तो सिर्फ 2 नहीं, हमें कहना -2। सेम इसी तरह c की वैल्यू भी -8 है, तो आपको विद साइन रिप्रेजेंट इनको करना है। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल में से a b c की वैल्यू निकाल ली जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करके। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम ये होता है कि अभी फिलहाल हमें इसके जीरोस नहीं पता है, तो हम इसको कुछ लेट कर लेंगे। तो मोस्टली जो है हम क्या लेट करते हैं कि लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो स्टूडेंट वैसे तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कोई और वेरिएबल भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि लेट द कोफिशिएंट्स आर k एंड l, m एंड n, कुछ भी मान सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर जो बुक में सॉल्यूशंस दिए रहते हैं उनके अंदर अल्फा और बीटा ही मान के चलते हैं, तो आपको आगे चल के फॉर्मूलों को याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ही मान के चलता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट कि ये आपको पता होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उसके जीरोस भी उतने ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 आएंगे। किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है वो दोनों जीरो सेम आ जाए, यानी कि पहला आंसर 2 आया, दूसरा आंसर भी 2 आ जाए, हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट स्टूडेंट ये याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी आएंगे। तो जब हम बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की करेंगे, यानी कि जहां पावर 3 होंगी, तो वहां आंसर भी यानी कि जीरोस भी 3 आने वाले हैं, और वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई सी 2 वैल्यू सेम हो जाए, एक अलग हो जाए। खैर अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पावर 2 है तो इसका आंसर भी 2 आएंगे, इसलिए हम ये मान के चले हैं कि फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया।
अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी पोलिनोमियल को सोल्व करना, जो कि आप 8-9 में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। तो चलते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8। अब स्टूडेंट हमारा काम क्या होता है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले नंबर से करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 रहता तो हम 2 की मल्टीप्लाई करते 8 में, 2 8 जा 16 बन जाता। यहाँ 3 रहता तो 3 की मल्टीप्लाई करते 8 में, वो बन जाता 3 8 जा 24। तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करना। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि हम 1 मान के चल रहे हैं। तो जब 1 की मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे तो वो वैल्यू आनी है 8। ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, आपको 2 वैल्यू ऐसे एज्यूम करनी है कि उनकी मल्टीप्लाई करके तो वही आए जो इनका प्रोडक्ट आया है। ठीक है, जो भी इनका प्रोडक्ट आया है आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करके वही आए। और स्टूडेंट आपको उसके बाद देखना है इससे जस्ट पहले वाला साइन, आपको ये साइन नहीं देखना बीच वाला, आपको देखना है लास्ट वाले नंबर से जस्ट पहले वाला साइन। और अगर ये प्लस की वैल्यू है तो स्टूडेंट आपको फिर 8 के 2 ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, सपोज a और b है, कि इनकी मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आए बट प्लस करके बीच वाली वैल्यू आए, तब अगर यहां प्लस का साइन होता। बट आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहां पे माइनस है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, 2 ऐसे वैल्यू लेनी है कि इनकी मल्टीप्लाई करके तो 8 आए बट उन्हीं दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद जो बीच वाले वैल्यू है यानी कि 2 वो आए। तो हमें सिचुएशन क्या है हमारे पास कि 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, उनको आपस में माइनस करें तो 2 आए। तो आपको सबको पता है स्टूडेंट 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 8 × 1, यानी कि अगर आप 8 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो वो 8 तो आ जाएगा बट इसमें से ये माइनस करके 2 आने वाला नहीं है, तो हम ये पेयर अभी नहीं लेंगे। उसके अलावा एक और 2 नंबर है हमारे पास, 4 और 2, यानी कि अगर हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो ये हो जाने वाला है 4 2 जा 8, और 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो अपने आप 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें हमारा पेयर मिल चुका है, हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं 4 और 2। तो हमारा काम ये होगा कि ये इस टर्म में और इस टर्म में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यानी कि जो x² है वो एज इट इज, और केवल चेंजेस यहाँ करने हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो माइनस साइन है ये एज इट इज रहेगा और 2 की जगह पे हम लिखने वाले हैं 4 - 2। फिर बता रहा हूं, अगर यहाँ प्लस का साइन रहता तो हमें प्लस करके ये नंबर लाना था, अभी माइनस का साइन है तो हमें माइनस करके ये लाना है। तो हम लिखने वाले हैं 4 - 2, बट आपको स्टूडेंट कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया है जब भी माइनस के बाद 2 या 2 से ज़्यादा टर्म लिखने होते हैं तो हम पहले लगाते हैं एक ब्रैकेट। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है कि आप 4 - 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये तो बात हुई 2 की जगह पे, अब हम x को एज इट इज लिख देंगे और -8 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। अब हमारा काम है कि x² एज इट इज, अब इधर से तो ये माइनस अंदर एंटर करेगा और इधर से पीछे से x, मतलब ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करने वाला है और ये x भी। तो स्टूडेंट जब आप माइनस की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और इधर से x की मल्टीप्लाई भी 4 में करेंगे तो ये आने वाला है -4x। सेम इसी तरह BC माइनस की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में भी करेंगे तो माइनस माइनस हो जाने वाला है प्लस, और इधर से x भी आएगा तो x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाने वाला है 2x, और उसके बाद ये -8 एज इट इज। तो आपने देखा स्टूडेंट क्या किया, और अब यहाँ से टीम बना लेंगे कि स्टार्टिंग के 2 टर्म आपस में एक साथ लेने हैं और लास्ट के जो 2 टर्म है उनको एक साथ लेना है। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में से आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, तो यहाँ x² है, वहाँ 4x है। नंबर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है क्योंकि इसके पास कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन इस टर्म के पास भी x है, इस टर्म के पास भी x है, तो हम एक x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक x कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ बचेगा एक x। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 थी, हम एक x बाहर ले गए तो एक x बचा, देन माइनस एज इट इज, और ये नंबर को तो हमने छेड़ा ही नहीं है तो नंबर रहने वाला है एज इट इज। और उसके अलावा यहाँ 4 के पास एक ही x था, वो हम लोग बाहर ले गए, तो यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, इसलिए हमने इस ब्रैकेट को कर दिया यहाँ पे क्लोज।
और अब चलते हैं अपनी लास्ट की दो टर्म में, और वही काम यहाँ पे भी करना है। हमें देखना है कि यहाँ से क्या कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगा देंगे, और अब इन दोनों वैल्यू में से वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स है बट वहाँ कोई एक्स नहीं है, बट एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी डिवाइड दे देगा और यहाँ पर भी डिवाइड दे देगा, और वो है 2। 2 को भी डिवाइड दे देगा और 2 8 को भी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 कॉमन लेने वाले हैं, जो आप लोअर क्लासेस में करके भी आए हैं। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड भी देना है, तो यहाँ तो 1 बचेगा, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। तो एक ब्रैकेट के अंदर बचेगा x और ये माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद हमने 2 यहाँ से भी कॉमन लिया है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ 2 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड देंगे तो यहाँ बचने वाला है 4, तो हम इसको लिख देंगे x माइनस 4। अब स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना कि इस पोजीशन पे आके आपके जो ये दोनों ब्रैकेट हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ x माइनस 4 है तो वहां भी x माइनस 4 ही होना चाहिए, और जो है भी। बाई चांस ऐसा होता कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ और बच रहा है, उस ब्रैकेट के अंदर कुछ और बच रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि इस स्टेप पे आके ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए। और अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि x माइनस 4 इसके पास भी है, x माइनस 4 इसके पास भी है, तो अब हम दोनों टर्म में से x माइनस 4 को लेने वाले हैं कॉमन। तो यहां हम कर देंगे कि भाई x माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, देन यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस 2, तो यह आ जाएगा x प्लस 2। और चूंकि स्टूडेंट हमें जीरोज निकालने थे, तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है कि जो कि हम अगर वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो उसकी वैल्यू को वो जीरो कर दे। मतलब आप यहां एक वैल्यू पुट किए और जो आंसर इसका जीरो ला दे वही होता है इसका जीरोज। तो इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को 1 बाई 1 जीरो के इक्वल लेके चलना। मींस हम एक बार लेके चलेंगे x माइनस 4 को जीरो के इक्वल, एंड एक बार लेके चलेंगे x प्लस 2 को जीरो के इक्वल। तो यहां से जो x की वैल्यू आने वाली है वो है 4। क्यों? क्योंकि ये माइनस 4 राइट साइड में भेजा जाएगा तो ये हो जाने वाला है प्लस 4, और यहां से x की वैल्यू आने वाली है माइनस के 2, क्योंकि जब ये प्लस 2 उधर भेजा जाएगा तो ये हो जाने वाला है माइनस 2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे दो आंसर आ गए x के 4 और माइनस 2, और ये मैंने आपको बताया भी था कि चूंकि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके आंसर भी 2 ही आएंगे। और हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि लेट द जीरोज विल बी अल्फा एंड बीटा। तो स्टूडेंट हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे अल्फा की वैल्यू हुई 4 एंड बीटा की वैल्यू हुई माइनस 2। यानी कि पहले जीरोज को हमने अल्फा मान रखा था तो अल्फा की वैल्यू 4 कह दिया, दूसरे जीरोज को हमने बीटा अब तक मान रखा था बट अब हमारी वैल्यू आ गई है माइनस 2। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसमें हमें ये कहा जाता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, और अब इसके बाद उसने कहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट वेरीफाई करने की तरफ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने एक पोलिनोमियल सोल्व किया और वहां पे हमारे पास 2 जीरोज आ गए और जिनको हमने अल्फा और बीटा कह दिया। तो आपने देखा था कि हमने यहां पोलिनोमियल की कंपैरिजन ऑलरेडी कर ली थी और ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके थे। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने वेरिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ 2 फॉर्मूले हैं। वैसे तो अगर बात 9th क्लास के अकॉर्डिंग करें और वो कहता है कि इसको वेरीफाई कीजिए, तो हमारा सिंपल सा काम था कि जो हमारी एक वैल्यू आई है उसको भी आप वेरिएबल की जगह पुट करके दिखा दीजिए, वो 0 आ जाएगी। फिर जो दूसरी वैल्यू आई है उसको भी आप x की जगह पुट कर दीजिए, वो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन ये काम होता है 8 9 तक कि आप सॉल्यूशन निकालिए उसको वेरीफाई कीजिए। यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, और चूंकि हमारे जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, और इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। और बी आपको बता चुके हैं ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स
एंड ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट किसी किसी बुक में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उससे पहले माइनस लगा है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं फिलहाल इसको शॉर्ट में यहाँ लिख के चल रहा हूँ। तो अब हमारा काम क्या है कि जो हमारे आंसर आए हैं अल्फा और बीटा, हमें ये दिखाना है कि भाई उनको जो ऐड करके वैल्यू आ रही है वही इस फॉर्मूले का भी यूज करके आ रही है, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाया गया है मैथ्स में कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल बैठना चाहिए। तो अगर हमारा अल्फा और बीटा का सम इस वैल्यू के इक्वल नहीं आता इट मीन्स हमारे सॉल्यूशन गलत है, और अगर हमारा वो वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही भी और हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। तो अब हम लेके चलते हैं यहाँ से पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो कि है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 4 और वैसे तो प्लस आना था बट बीटा की वैल्यू है -2 तो यहाँ जाएगा -2 और 4 - 2 ये हो जाना है 2। तो स्टूडेंट अब हमारा काम क्या है कि हमें जो इसका फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, अब हम RHS को लेके चलेंगे और इसको भी सोल्व करके यही दिखाना है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बनाया गया है हमने उसको वेरीफाई करके दिखा दिया। तो अब हम लेके चलते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड और जो कि है -b अपॉन ए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने ABC की वैल्यू इसीलिए पहले ही निकाल ली थी क्योंकि बाद में इसको पुट करना पड़ता है। तो ये माइनस साइन रहने वाला है एज इट इज, और B जो है वो है -2, मतलब यहाँ B की वैल्यू रखेंगे -2 और अपॉन A, तो A की वैल्यू थी स्टूडेंट हमारी 1, और अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस माइनस ये हो जाने वाला है प्लस के 2 और नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो हमने ये दिखा दिया कि जो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वही -b अपॉन ए की भी वैल्यू आई है। इट मीन्स एक पार्ट तो हो गया क्लियर। और उसके बाद यहाँ आता है सेकेंड स्टेप। तो स्टूडेंट इनके बीच एक और रिलेशनशिप होता है। पहला रिलेशनशिप हमने दिखाया कि जीरोज का जो सम है वो -b अपॉन ए के इक्वल आता है, हमने दिखा भी दिया। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब आप सबको पता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इसका भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है C अपॉन ए। इस बार माइनस साइन नहीं आएगा और C आपको पता ही है क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये होता है वेरीफाई का कि जब हम ये वेरीफाई करके दिखा देंगे तो हमें ये भी वेरीफाई करके दिखाना होता है। तो अब फिर यहाँ हम LHS लेके चलते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि अल्फा इंटू बीटा है, इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखिए। तो अल्फा की वैल्यू है 4 और इंटू बीटा की वैल्यू है -2, और जो कि सोल्व होने के बाद आएगी 4 2 जा -8। तो हमने LHS को सोल्व किया, -8 आ गया। और अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को, और जो कि है C अपॉन ए। तो स्टूडेंट C की वैल्यू ये हमने कंपेयर करके पहली फाइंड कर ली थी कि C की वैल्यू है -8 और अपॉन A की वैल्यू है 1, तो ये भी फाइनली आ जाएगी -8, क्योंकि किसी के भी अपॉन में 1 होता है तो उसको लिखने की नीड नहीं होती। तो आपने देखा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने पोलिनोमियल को सोल्व कीजिए, वहाँ से 2 वैल्यू निकालिए अल्फा एंड बीटा, और उसके बाद जो 2 फॉर्मूले बनाए गए हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए के इक्वल होता है, तो इनको वेरीफाई भी करके दिखा दीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखा। अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन जो क्या उससे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा कि थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा बस। तो कैसे? तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि अगर वो हमें कोई पोलिनोमियल देगा तो ये नहीं कि हम उसको सोल्व करने बैठ गए स्टार्टिंग से, उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है आप ABC की वैल्यू गलत फाइंड कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पोलिनोमियल पहली बात अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ बन जाता है कि इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 6x² और उसके बाद वो वैल्यू आएगी जिसमें x होता है, तो हम ये 7x को लिखने वाले हैं पहले। तो चूंकि ये 7x माइनस का है तो यहाँ आएगा माइनस के 7x, और ये है -3 तो यहाँ जाएगा -3 को बाद में लिख देंगे। और फिर वही स्टूडेंट हमारा काम है कि हम कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास a b c की वैल्यू आएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a जो है वो है 6, क्योंकि a होता है कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6, देन बी माइनस के 7 है और सी की वैल्यू है माइनस के 3। ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछले क्वेश्चन में कि ए बी सी की वैल्यू हम कहते कि नहीं है। तो हमारे पास ए बी सी आ गया और फिर से वही चीज कि हमें फिलहाल जीरोस नहीं पता, तो हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि लेट द जीरोस विल बी अल्फा एंड बीटा। तो यहां लिख लेंगे कि लेट जीरोस विल बी अल्फा एंड बीटा। और ये आपको भी पता है कि जब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके आंसर भी 2 आने चाहिए। और फिर वही स्टूडेंट कि हम यहां से 6 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 में, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई सबसे आखिरी में। तो 6 3 जा 18। और अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 18 आए और यहां माइनस है तो माइनस करके जो मिडिल टर्म है, बीच वाला टर्म है, वो आए। तो 9 और 2, यानी कि अगर हम 9 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 हो जाएगा 18 और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो मिडिल टर्म आ भी जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, अभी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को स्प्लिट करने वाले हैं। तो 6x स्क्वायर एज इट इज और माइनस इस 7 की जगह, ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमें सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम 7 की जगह पे लिख देंगे 9 माइनस 2 एंड x एज इट इज और माइनस 3 भी एज इट इज। और उसके बाद 6x स्क्वायर एज इट इज और इधर से फिर से ये माइनस मल्टीप्लाई में जाएगा, उधर से x भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाने वाला है माइनस के 9x। देन ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 2x और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 और फिर स्टार्टिंग के दो टर्म एक साथ, लास्ट के दो टर्म एक साथ। और हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग के दो टर्म में क्या कॉमन है, लास्ट के दो टर्म में क्या कॉमन है। तो स्टार्टिंग के दो टर्म में आप देख सकते हैं कि एक तो वेरिएबल कॉमन है x, बट हम उससे पहले देखते हैं कि क्या कोई नंबर भी कॉमन है। तो नंबर डायरेक्ट तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि मैं ये कहूँ कि 6 कॉमन ले लो, नहीं आ सकता, 9 कॉमन ले लो, वो भी नहीं आ सकता। तो अब हमें एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, एक ऐसा नंबर सोचना है जो इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड दे दे, और वो होता है स्टूडेंट 3 इसको भी डिवाइड दे देगा 6 को और 9 को भी डिवाइड दे देगा, इसलिए नंबर्स कॉमन आएगा 3 और वेरिएबल में से कॉमन आएगा एक x। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म के अंदर से 3x कॉमन आ जाने वाला है। और फिर कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। तो आप 3x से इसको डिवाइड देंगे तो भाई 3 से 6 तो कटेगा 2 बार में, और x से 1x कटेगा तो 1x बच भी जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है 2x। और फिर माइनस साइन एज इट इज, और अब चूंकि हमने 3 कॉमन लिया है तो 3 से 9 को भी डिवाइड दो, तो यहाँ आने वाला है 3 और इसके पास एक ही x था और वो हम ले गए बाहर, तो यहाँ ये बचने वाला है एज इट इज। और प्लस अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों ही टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ फिर से वही कंसेप्ट काम आएगा कि सबका मालिक एक। मतलब यहाँ जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे कि 1 तो कॉमन आ ही सकता है ना, क्योंकि 1 इसको भी डिवाइड दे देगा और इसको भी डिवाइड दे देगा। तो जब हम 1 कॉमन लेंगे तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये 2x माइनस 3 एज इट इज। और अब मैंने आपको बताया था कि इस स्टेप पे आके आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो सेम है भी, यानी कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अब 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से 2x माइनस 3 को ले लेने वाले हैं कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1। और इसके बाद आप सबको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक बार इसको भी 0 के इक्वल लिखना है, एक बार इसको भी 0 के इक्वल लिखना है। तो जब आप 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले 2x इक्वल टू आएगा 3, क्योंकि ये माइनस 3 उधर जाके हो जाने वाला है प्लस 3। और अब इस 2 को भी भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके करेगा डिवाइड। सेम इसी तरह अब हम 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे, तो पहले तो जाने वाला है ये 1 उधर, यानी कि 3x इक्वल्स टू हो जाएगा -1, चूंकि ये +1 है। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये -1 हो जाने वाला है, और अब 3 को भी उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो हमने ये माना था कि जो हमारे दो जीरोज होंगे दे विल बी अल्फा एंड बीटा, और हमारे अब आंसर आ गए ये और ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हुई अल्फा की और ये वैल्यू हुई बीटा की। तो हमारे दो जीरोज आ गए स्टूडेंट की, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। एक वैल्यू को हम अल्फा कह देंगे, एक वैल्यू को हम कह देंगे बीटा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कि
रिलेशनशिप को वेरीफाई करने को कहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हमें माइनस बी अपॉन ए के इक्वल दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा में से पहले लेके चलेंगे LHS जो कि अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी स्टूडेंट 3/2, तो हम रख देंगे यहाँ पे 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। और ये कैसे सोल्व किए जाते हैं तो आप सबको पता है कि नीचे 2 और 3 का लिया जाएगा एलसीएम जो कि आएगा 6 और फिर 2 से 6 को डिवाइड देते हैं, 3 बार में कैंसिल होगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है तो 2 से ये कटेगा 3 बार में, देन 3 3 जा 9 और माइनस 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार में और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 9 - 2 यानी कि 7/6। तो स्टूडेंट ये तो हुआ LHS लेफ्ट हैंड साइड, और अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को भी हमें यही लाके दिखाना है तो हमारा एक काम हो जाएगा। तो RHS चूंकि हमें पता है RHS है -b/a, तो -b/a और अब माइनस साइन तो रहने वाला है एज इट इज, और चूंकि b की वैल्यू -7 है तो ये -7 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि दो माइनस एक साथ तो लिख नहीं सकते हैं, और अपॉन a की वैल्यू इस बार है हमारी 6, तो ये आ जाएगा फाइनली -7 और अपॉन 6। तो आपने देखा स्टूडेंट कि जो हम LHS को सोल्व करके लाए वही RHS को, यानी कि आधा रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो चुका। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ जिसमें कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू C/A के इक्वल दिखानी होती है। तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपने देखी थी कि अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आई थी -1/3। तो मल्टीप्लाई करनी सबको आती है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाने वाला है 3 1 जा -3 एंड अपॉन में आएगा 2 3 जा 6। तो जब हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चले तो हमारी वैल्यू आई -3/6 जो कि अभी और फर्दर सोल्व हो सकती है, जैसे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी, तो ये 3 से डिवाइड होगा 1 बार में और ये नंबर डिवाइड होगा 2 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको सोल्व करके आएगा -1/2। और अब हमारा लास्ट स्टेप है कि RHS लेके चलेंगे और उसको भी 1 के 1/2 लाके दिखा देना है, प्रूफ हो जाएगा। तो अब लेके चलते हैं यहाँ से RHS जो कि है C/A। तो C की वैल्यू हमारी है, आप देख सकते हैं -3 और A की वैल्यू है स्टूडेंट 6। तो यहां भी ये सोल्व हो सकती है। तो ये सोल्व होने के बाद जैसे ये -3/6 सोल्व होकर -1/2 आया, ये भी माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करी, देन उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसी के जो फॉर्मूला होता है उसके इक्वल दिखाया, ये होता है पहला रिलेशनशिप प्रूफ करना। और उसके बाद हमने दूसरा वेरीफाई किया, तो उसमें हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को C/A के इक्वल दिखाना होता है, तो हमने दोनों काम कर दिए। तो आपने देखा स्टूडेंट कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे सोल्व हुए। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है 4u² + 8u। और ये बाकी के क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही टर्म हमें दिए हुए हैं। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे उसमें हमें 3 टर्म दिए होते थे तो हम आसानी से उसको कर लेते थे। इसमें क्या करना है स्टूडेंट कि सबसे पहले आप कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन किससे करेंगे, बाई ax² + bx + c। लेकिन आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि इसके अंदर तो वेरिएबल है इस बार u और हम यहाँ लेके चल रहे हैं x। तो जब वेरिएबल कुछ और हो पॉलिनोमियल के अंदर तो आप भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि x की जगह आपको कर देना है au² + bu + c। तो जहां हम x² के कोफिशिएंट को a कहते थे, इस क्वेश्चन के अंदर u² के कोफिशिएंट को a कह देंगे। तो यानी कि a की वैल्यू आ जाने वाली है 4 और b की वैल्यू आ जाने वाली है 8 और c का नामो निशान है ही नहीं, यानी कि यहाँ तीसरा टर्म कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू होगी 0। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि a और b की वैल्यू क्लियर आ गई और c चूंकि है ही नहीं क्वेश्चन में तो उसको हमें मान के चलना है 0। और अब फिर से वही बात कि लेट कर लेंगे कि लेट zeros will be
अल्फा एंड बीटा, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि जो इसके आंसर आएंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या होता था, हमें एक पोलिनोमियल दी हुई होती थी, सपोज 3x² प्लस 8x माइनस 9, तो हम 8x, तो हम 3 की मल्टीप्लाई सबसे आखिरी में यानी कि a की मल्टीप्लाई c में करते थे। तो इस बार a की मल्टीप्लाई c में करने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि c तो है 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि हम 4u² प्लस 8u को लेकर चलेंगे, और आप देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन तो यहीं से हो सकता है, यानी कि आप यहीं से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा। तो भाई नंबर्स में तो कॉमन है 4 और वेरिएबल में कॉमन है u, यानी कि हम 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4 तो चला गया बाहर, u का स्क्वायर था तो एक u भी चला गया बाहर। अब यहाँ से बचा एक u प्लस यहाँ 4 से डिवाइड देंगे तो ये बचेगा 2 और u चला गया बाहर, यानी कि हमारे पास ये दो फैक्टर आ चुके हैं 4u एंड u प्लस 2। और अब आपको बस ये करना है कि एक बार 4u को 0 के इक्वल रख लेंगे, यानी कि इस चीज को, एंड एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया उससे। तो 4 जब उधर जाएगा तो u की वैल्यू फाइनली 0 ही हो जानी है, क्योंकि 0 के अपोन में 4 जाए या 40 जाए, आना तो 0 ही है। एंड यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2, तो हम इस वैल्यू को अल्फा कहते हैं, इस वैल्यू को बीटा, यानी कि हमारा अल्फा आ गया 0 एंड बीटा आ गया -2। और अब हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करेंगे, जिसमें कि हमें वेरीफाई करके दिखाना पड़ता है। तो आपने देखा ही था स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल होती है। तो फिर से यहां हर बार की तरह लेफ्ट हैंड साइड जो कि अल्फा प्लस बीटा होती है उसको लेकर चलेंगे, और इस बार अल्फा 0 आया है और बीटा आया है -2। तो यहाँ पे जब हम 0 -2 लिखेंगे तो ये हो जाने वाला है -2। तो आपने देखा LHS को सोल्व किया, -2 आ गया, और अब RHS को लेके चलेंगे और उसको भी सोल्व करके -2 दिखा देना है। तो यानी कि इस बार हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, और जो कि है -b/a, तो ये हो जाने वाला है माइनस साइन एज इट इज, और b की वैल्यू इस बार हमारी 8 थी, तो 8 और अपॉन a की वैल्यू है इस बार 4। तो जब आप 4 से 8 को डिवाइड देंगे तो यहाँ भी -2 आ जाना है। तो आपने देखा जो इसकी वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू आ गई। और अब अपने दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को c/a के इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो आपने देखा कि भाई हमारा अल्फा तो है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। तो जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक वैल्यू 0 है, तो ये फाइनली इनका ओवरऑल प्रोडक्ट भी हो जाएगा 0। और अब हम RHS लेके चलेंगे और उसको भी हमें दिखाना है 0 के इक्वल। तो RHS है c/a। तो आपने देखा था कि जब हमने कंपेयर किया था तो c की वैल्यू आई थी 0, तो इस बार c की जगह पुट कर देंगे 0/a की वैल्यू आ जाएगी 4। और अभी आपको बताया था कि 0 के अपॉन में 4 हो या 40 हो, वैल्यू तो 0 या नहीं है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से जो LHS था वो RHS भी आ गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट अब आपका काम है कि आपको इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट को ट्राई करना है, और जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।